हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन, स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन, ये कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आता है स्पैन ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। द नंबर ऑफ ऑडिटरी इंप्रेशंस परसीव्ड एट ए सिंगल इंस्टांस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। एन एडल्ट कैन परसीव 8 साउंड्स गिवन रैपिडली इन सक्सेशन। मतलब एक एडल्ट जो है वो 8 टाइप के साउंड्स को एक साथ परसीव कर सकता है ना एक सीरीज में। बट व्हेन साउंड्स आर गिवन इन ए रिदम ए मच लार्जर नंबर ऑफ साउंड्स कैन बी परसीव्ड। लेकिन अगर साउंड किसी रिदम में चल रहा है, जैसे कोई मान लीजिए कोई रिदम में साउंड्स आ रहे हैं, बहुत तरह के साउंड्स है उसमें, तो बहुत सारे साउंड्स को वो परसीव कर सकता है। ठीक है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। इट रिफर्स टू हाउ वन कैन अटेंड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट ए ब्रेक। ठीक है, मतलब कोई भी है तो किसी ऑब्जेक्ट को अटेंड करता है बिना ब्रेक के। इफ वी अटेंड टू ए सिंगल सिंपल ऑब्जेक्ट फॉर इंस्टांस ए डॉट, इट विल रिमेन इन द फोकस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस फॉर ओनली ए सेकेंड एट द मोस्ट। देन समथिंग इन द मार्जिन विल क्राउड इट आउट ऑफ मेमोरी ऑफ ए पास्ट इवेंट विल इंट्रूड। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर है उसकी ड्यूरेशन जो होती है अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इट रिफर्स टू हाउ वन कैन अटेंड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट ए ब्रेक। ठीक है, इफ़ वी अटेंड टू ए सिंगल सिंपल ऑब्जेक्ट, अगर हम कोई सिंगल सिंपल ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर इंस्टांस ए डॉट, ठीक है, इट विल रिमेन इन द फोकस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। वो हमारे कॉन्शियसनेस में रहती है फॉर ओनली ए सेकेंड्स एट द मोस्ट, मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए रहती है। देन समथिंग इन द मार्जिन विल क्राउड इट आउट ऑफ मेमोरी। और जो मार्जिन पर चीज़ें रहती हैं वो क्या करती हैं, उसको मेमोरी से बाहर कर देती हैं। ठीक है, और कई बार उसको क्या करती हैं, क्राउड इट आउट ऑफ मेमोरी ऑफ ए पास्ट इवेंट विल इंक्लूड, और कई बार उसको पास्ट मेमोरी में भेज देती हैं। फिर आता है सस्टेन्ड अटेंशन। टू सस्टेन अटेंशन इज टू concentrate one's activity continuously upon some object or happening or a problem. Sustain attention क्या होगा, to sustain attention is to concentrate one's activity, किसी की एक्टिविटी पे आप कंसंट्रेट करते हैं continuously upon some objects or a happening or a problem। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को या किसी कोई जो घटना होती है उसको आप कंटिन्यूसली अगर देख रहे हो तो उसे हम बोलते हैं सस्टेन अटेंशन, लगातार उस पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। फिर आता है शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। While paying attention towards an object or an event, it is not possible to hold attention continuously with the same intensity for an longer duration। अगर आपकी जो attention है वो shift हो रही है, while paying attention towards an object or an event, it is not possible to hold attention continuously with the same intensity for a longer time। अगर intensity उसकी जो change हो रही है, shift हो रहा है, तो बहुत देर तक वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहेगी। It's continuously shifting from one object to another, from one aspect of the situation to another। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे चेंज होगी और एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट पे चेंज होती रहेगी सिचुएशन। ठीक है, ये हो गया आपका शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट आता है ऑल्टरेशन इन अटेंशन या डिस्ट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं। डिस्ट्रैक्शन मीन्स एनी स्टिमुलस whose presence interferes with the process of attention और draws away attention from the object which we wish to attend। Distraction मतलब क्या हुआ, any stimulus whose presence interferes with the process। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है जिसकी प्रेजेंस की वजह से इंटरफेयर होता है, कोई भी प्रोसेस आप जो पढ़ रहे हो या सीख रहे हो उसमें अगर वो इंटरफेयर कर रहा है, और draws away attention from the object, या फिर वहाँ से आपका अटेंशन वहाँ से हटा रहा है, तो which we wish to attend, जो हम अटेंड करना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, These attractions in attention reduce the efficiency of work। ये अट्रैक्शन जो होता है, ऑल्टरेशन जो होता है, ये क्या करता है, हमारे अटेंशन को रिड्यूस करता है किसी भी वर्क को एफिशिएंटली करने के लिए। कोई वर्क आप कर रहे हो, अगर आपका अटेंशन वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वर्क आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। अब आता है सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन के क्या क्या सोर्स होते हैं। द सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन वेरी वेरी मच, समझे, मतलब द सोर्स जो होता है डिस्ट्रैक्शन का वो वेरी वेरी मच का मतलब समझ गए। जो पहली लाइन लिखी, द सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन वेरी वेरी मच, इसका मतलब समझे। हाँ, वेरी मतलब वेरी करना है ना, और वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन वेरी वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं ये, बहुत बहुत मात्रा में
दे अफेक्ट द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज ओन मेंटल सेटअप एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर एज फॉलोज, एक्सटर्नल फैक्टर्स या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा आता है इंटरनल फैक्टर्स। दो तरह के फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा, नॉइस, म्यूजिक, इम्प्रॉपर लाइटनिंग, अनकंफर्टेबल सीट्स, अनफेवरेबल टेम्परेचर, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिफेक्टिव वॉइस ऑफ टीचर, है ना। ये सारे आपके किस में आएंगे, सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन में। एक्सटर्नल फैक्टर में आपका आएगा नॉइस, कोई अगर बाहर शोर हो रहा है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना, आपका ध्यान हटेगा वहां से। फिर म्यूजिक बज रहा है, या इम्प्रॉपर लाइटनिंग है, मतलब वहाँ पे लाइट जो आपका प्रॉपर नहीं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो। अनकंफर्टेबल सीट्स है, अनफेवरेबल टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना। डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, और टीचिंग का मेथड जो वो सही नहीं है। डिफेक्टिव वॉइस ऑफ टीचर, जो टीचर की वॉइस है वो डिफेक्टिव है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक्सटर्नल फैक्टर में आपके आएंगी। दूसरा आता है इंटरनल फैक्टर्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, किसी के अंदर कुछ चल रहा हो, इमोशनल वो डिस्टर्ब हो, इल हेल्थ हो, किसी की तबीयत खराब हो, ठीक है, बोरडॉम हो, मतलब कि वो जो टॉपिक चल रहा है उससे बोर हो रहा हो, और टॉपिक उसको मज़ा नहीं आ रहा हो। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की वहाँ पे कमी हो। फटीक हो, फटीक समझते हैं क्या होता है, थकान। ठीक है, कोई भी आप चीज़, अब जब लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं, 4-5 क्लासेस चल गई, तो लास्ट में क्या होगा, फटीक हो जाएगा ना, एकदम आप थक जाओगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो उसे मेंटल फटीक बोलते हैं। एक होता है फिजिकल फटीक, कि आप कहीं जा रहे हो, कोई काम करो, थक गए। एक होता है मेंटल फटीक, कि आप दिमागी रूप से थक गए हो, तब आपको रेस्ट की जरूरत है। उस कंडीशन में अगर पढ़ोगे आप, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। द डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस इन नेचर, डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ रेडियो प्लेड कंटिन्यूअसली, द नॉइस एट द मार्केट प्लेस, एटसेट्रा। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट एडजस्टमेंट टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस क्विकली। ठीक है, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन होता है कंटिन्यूअस, क्या होता है वो, फॉर एग्जाम्पल द साउंड ऑफ रेडियो प्ले, कोई रेडियो पर बज रहा है, उसका साउंड जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली प्ले होता है। द नॉइस एट द मार्केट प्लेस, कहीं आप जा रहे हो मार्केट में, तो वहाँ पे जो नॉइस है वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब करेगा। फिर आता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन, इसमें क्या है, इट इज इरेगुलर, ये इरेगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हियरिंग ऑफ समबडीज वॉइस एवरी नाउ एंड देन, इट इंटरफेयर्स विद वर्क बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ adjustment. Some major means of removing distraction are being active in work, disregard for distraction, making the distraction a part of the work. ठीक है, तो कुछ मेजर मीन जो आपके होते हैं कि आप कैसे रिमूव करो डिस्ट्रैक्शन को, तो होता है बीइंग एक्टिव इन वर्क, अपने वर्क में आप एक्टिव रहिए। ठीक है, डिसरिगार्ड फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, उसको अपने पास मत आने दीजिए। मेकिंग द डिस्ट्रैक्शन ए पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है, जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको भी अपने काम का एक पार्ट बना लीजिए। ठीक है, तो इससे आपका डिस्ट्रैक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इम्प्लीकेशंस फॉर नर्सिंग, नर्सिंग का ही एग्जांपल दिया जाता है ज़्यादातर। तो नर्सिंग क्या होता है, इम्प्लीकेशन वहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, शी हैज़ टू रिसीव नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अटेंडिंग डॉक्टर्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट अंडर हर चार्ज। ठीक है, जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं तो क्या करते हैं, नर्सेज को इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं ना, कि आपको क्या क्या दवा देनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट देना, सारी चीज़ें। शी इज़ रिक्वायर्ड टू बी क्वाइट अटेंटिव फॉर रिसीविंग द सेम इन ए प्रॉपर वे, तो उसको वो क्या है, अटेंटिव रहती है नर्स, जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया उसको प्रॉपर वे में रिसीव करती है, मतलब उसको दिमाग में रखती है। इन अटेंडिंग एंड लुकिंग आफ्टर द पेशेंट शी नीड्स टू बी क्वाइट अलर्ट। इतना लेट में क्यों आ रहे हो आप लोग? In attending and looking after the patient, she needs to be quite alert, attentive and focused on the proper execution of her professional duties. ठीक है? A nurse is in charge of more than one patient to be attended by her in the ward. नर्स को क्या होता है कि एक से ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं एक वार्ड में, है ना, जरूरी नहीं कि एक ही पेशेंट दिया जाए। अटेंडेड बाई हर इन द वार्ड, शी इज मोर ऑफन रिक्वायर्ड टू पे डिवाइडेड अटेंशन टू ए नंबर ऑफ पेशेंट एट ए टाइम। एक टाइम में उसको बहुत सारे पेशेंट देखने होते हैं। डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, मान लीजिए 10 पेशेंट लेते हैं, तो 10 को उसको देखना है ना, तो सबके लिए उसका अलग अलग अटेंशन होना चाहिए, जिससे उसको याद रहे कि किसको क्या दवा देनी है, किसका क्या ट्रीटमेंट है, किसको क्या प्रॉब्लम है ना। तो सारी चीज़ें कैसे होती है, अटेंशन की वजह से। अगर अटेंशन उसका अच्छा होगा, वो ध्यान देगा, तो अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, अब पता है डॉक्टर बता रहा, ध्यान उसका कहीं और है,
तो पता इसकी दवा उसको खिला देगी, इसका ट्रीटमेंट दूसरे को दे देगी ना, तो वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। इट इज़ ट्रू दैट वन कैन पे मोर अटेंशन टू ए थिंग और ए एक्ट विद कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द डिस्ट्रैक्टर। ठीक है, ये मतलब इट इज़ ट्रू है, मतलब ये सही है कि दैट वन कैन पे मोर अटेंशन टू ए थिंग और ए एक्ट विद कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द डिस्ट्रैक्टर। अगर कोई डिस्ट्रैक्टर नहीं है वहाँ पे, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो आपका जो पूरा अटेंशन है, जो भी आप काम करें उस पर आपका रहेगा कंप्लीट अटेंशन। ठीक है, अब हो गया डिस्ट्रैक्शन अटेंशन के बाद परसेप्शन। ये वर्ड आपका बहुत बार आया, परसेप्शन, है ना। परसेप्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस थ्रू विच द सेंसेस पिक अप विजुअल, ऑडिटरी एंड अदर सेंसरी स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट देम टू द ब्रेन। ठीक है, आपका सेंसेशन क्या होता है? तो कोई प्रोसेस होता है थ्रू विच द सेंसेस पिक अप विजुअल, मतलब आप आंखों से कोई चीज देख रहे हो, ठीक है, ऑडिटरी कानों से सुन रहे हो, एंड अदर सेंसरी स्टिमुलाई, ठीक है, और जो सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं जैसे टच हो गया, है ना, एंड ट्रांसमिट देम टू द ब्रेन, और ब्रेन तक ले जाना। तो इसका सेंसेशन का काम क्या है? कोई भी स्टिमुलस है, तो चाहे आपने आंखों से देखा हो, चाहे ऑडिटरी हो, है ना, चाहे अदर सेंसरी स्टिमुलस हो, वो ब्रेन तक पहुंचाना। ये पहुंचता कैसे? सेंसेशन के थ्रू। सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट हैज रजिस्टर्ड इन द ब्रेन बट हैज नॉट बीन इंटरप्रेटेड कॉल्ड सेंसेशन। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो रजिस्टर हो जाती है आपके ब्रेन में, बट हैज नॉट बीन इंटरप्रेट कॉल्ड सेंसेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रेन में आपके हो गई, लेकिन वो इंटरप्रेट नहीं हो रही है, उसे हम बोलते हैं सेंसेशन। परसेप्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? एक प्रोसेस होता है बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा? एक्टिवली ऑर्गेनाइज होगी आपके ब्रेन में, एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन, और ब्रेन के द्वारा उसको सीखा जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, समझा जाएगा, है ना। जैसे कोई भी चीज़ आपने देखी, सुनी, है ना, या कोई आपने काम किया, तो आपने किसी इंसान को देखा, तो उसका परसेप्शन क्या हुआ? आपके दिमाग में गया, वो इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक्टिवली आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज हुई और ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया। इसको हम बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, समझ में आ गया परसेप्शन क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? परसेप्शन क्या होता है, समझ में आया? नहीं आया? किसी को आया कि नहीं है? किसी को समझ नहीं आया? बताइए, किसी को नहीं समझ में आया? पीछे से कोई बताए, क्या नहीं समझ में आ रहा सर? आशिक, आगे समझ में? बताइए। तो तेज बोलो, आवाज कमाली क्या? हाँ, ठीक है, आप कुछ हद तक सही बता रहे हो। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये जो परसेप्शन क्या है? प्रोसेस है हमारे ब्रेन का। ठीक है, साइकोलॉजी में परसेप्शन जो आप पढ़ रहे हो, ये ब्रेन का प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, जिससे सेंसरी इन्फॉर्मेशन एक्टिवली मतलब अपने आप वो ऑर्गेनाइज हो रही है, पैसिवली नहीं हो रही, कोई कर नहीं रहा है। पैसिवली मतलब कोई अगर कोई चीज आप करवा रहे हो किसी से, है ना। एक्टिवली मतलब जो चीज अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक। तो द प्रोसेस बाय विच सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, ये प्रोसेस होता है जिससे सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड होती है एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन, और ब्रेन क्या करता है? उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब, हाँ, मतलब उसको एक्सप्लेन करना, समझना, है ना। तो ब्रेन उसको क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को आपने कोई काम आपको दे दिया जाए, कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, आपने उसको देखा, तो आपने जब उसको देखा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक गई, ऑटोमेटिक गई। जैसे आपने मोबाइल देखा, ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई कि ये मोबाइल है। फिर क्या किया? ब्रेन ने इसको इंटरप्रेट किया, मतलब अपनी आपने लैंग्वेज में उसको समझा कि ये मोबाइल है। तो यही हमारा परसेप्शन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रॉ सेंसरी डेटा इनटू यूजफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड, मतलब ये प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब कुछ सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एंड इंटरप्रेटिंग रॉ सेंसरी डेटा, जो रॉ सेंसरी डेटा है उसको इंटरप्रेट करना इनटू यूजफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड। तो आपने रॉ इन्फॉर्मेशन जो ली,
ब्रेन ने, ठीक है, उसको फिर अपनी भाषा में रिप्रेजेंट किया। इसको ये आता है आपका परसेप्शन के अंदर, ठीक है। ये बहुत सारे अभी इसमें टर्म्स आएंगे, परसेप्शन है, जैसे इल्यूजन आएगा, हेलुसिनेशन आएगा, इस सब आपको अलग, सब आपस में मिक्स ना हो जाए, तो सब नाम एक जैसे हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सब चीज़ एग्जाम में आ सकती है कि परसेप्शन क्या होता है ना, हेलुसिनेशन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिए। ना समझ में आया तो इसको दोबारा से पढ़िए, याद आ जाएगा, ना समझ में आया पूछिएगा फिर दोबारा से। अब आता है हाउ सेंसेशन अकर्स। सेंसेशन कैसे आती होती है? आईज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग एंड कंटेन्स रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। सेंसेशन जो होती है वो कहाँ से आती है? आईज से आती है, ईयर्स से, स्किन, नोज एंड टंग एंड कंटेन रिसेप्टर सेल्स, जो आपकी रिसेप्टर सेल्स होती हैं वहाँ से आती है, ठीक है। आपके सेंसरी ऑर्गन हो गए ना ये, आईज, ईयर, स्किन, नोज, टंग, ये सब सेंसरी रिसेप्टर का काम करते हैं ना। आईज आपकी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, ईयर आपका सेंसरी ऑर्गन है, नोज सेंसरी ऑर्गन है ना। तो ये सब क्या करते हैं? सेंसेशन को लेते हैं, ठीक है, और ब्रेन तक भेजते हैं। टंग क्या है? जैसे आपने कुछ मीठा खाया तो आपके ब्रेन तक पहुंचा ना कि मीठा है, ये कैसे पता चला? सेंसेशन गई ब्रेन तक आपके। आपने कुछ कड़वा खाया तो आपको पता चला, या कोई टेस्टलेस चीज खाई तो भी आपने ब्रेन में बताया ना कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो कैसे पता चला? वो चीज सेंसेशन के थ्रू पता चला, उसकी सेंसेशन आपके ब्रेन तक गई, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ सेंसेशन अकर्स, आईज, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग एंड कंटेन रिसेप्टर सेल्स। जितने रिसेप्टर सेल्स आपकी बॉडी में होती हैं, किसी ने आपको टच किया है ना, तो आपको पता चलेगा ना कि टच किया। ये फिंगर टच की, कौन सी फिंगर टच की? इंडेक्स फिंगर टच की, या मिडिल फिंगर टच की, है ना, रिंग फिंगर टच की, या आपका रिस्ट टच किया, कैसे पता चलेगा? सेंसेशन से पता चलेगा ना। ये जो सेंसेशन आपके ब्रेन तक गई, उससे आपने पता लगा लिया कि मेरा किसी ने रिस्ट पकड़ा हुआ है, या किसी ने मेरी इंडेक्स फिंगर पकड़ी हुई है। तो यही अगर किसी को पैरालिसिस हो जाती है या किसी को सेंसरी लॉस हो जाता है तो वो नहीं बता पाता है, ठीक है। अगर आप पेशेंट की अभी हम आपकी आंख बंद कर दें, आपका एक उंगली पकड़ लें, तो आप बता दोगे ना कौन सी उंगली पकड़ी है। लेकिन जिसको दिक्कत होगी उसको अगर आप कहोगे, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको पता ही चल रहा है टच का, उसको सेंसेशन ही नहीं है कि क्या टच कर रहे हो, ठीक है। तो ये आता है हाउ सेंसेशन अकर, दीज रिसेप्टर सेल्स रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये रिसेप्टर सेल क्या करती हैं? रिसीव करती हैं और प्रोसेस करती हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेती हैं और प्रोसेस करती हैं। जैसे क्या है, आंखों से आपने कुछ देखा, तो एनवायरनमेंट में जो भी चीजें, कुछ भी देखा आपने, किसी को देखा, पेड़ देखा, पौधा देखा, कुछ भी देखा, तो क्या उसकी सेंसेशन आपके ब्रेन तक गई, है ना। तभी तो आपको पता चला कि ये पेड़ है। या कोई एनिमल देखा तो आपको तभी पता चलेगा, देखोगे आप जब, तो उसकी सेंसेशन आपके ब्रेन तक जाएगी। दीज रिसेप्टर सेल्स रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर आता है सेंसेशन परसेप्शन का डायग्राम है कि जैसे कोई लाइट पड़ रही है या साउंड पड़ रहा है, तो किस तरह से वो परसीव करेगा, डायग्राम में देखिए, ठीक है। रॉ डेटा जो है वो जा रहा है, ठीक है। रिसेप्टर क्या है? आई है, ईयर है, नोज है, स्किन है, टंग है। फिर क्या हुआ? परसेप्शन कहां से हुआ? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रॉ डेटा, ब्रेन, परसेप्शन अकर्स इन द ब्रेन, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जब मान लीजिए कुछ आपकी स्टिमुलस आ रहा है, चाहे वो लाइट हो, चाहे साउंड हो, या कुछ भी हो, स्टिमुलस आया, ठीक है। कैसे आया? अगर लाइट है तो आइस के थ्रू आएगा, है ना। साउंड है तो ईयर के थ्रू आएगा, कोई स्मेल आ रही है तो नोज के थ्रू आएगा, कोई टच है तो स्किन के थ्रू आएगा, कुछ आपने खाया है तो टंग के थ्रू आएगा। वो तीनों कहाँ पे आया? ब्रेन तक आया। ब्रेन ने क्या किया? इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉ डेटा, इसने इंटरप्रेट किया रॉ डेटा को। फिर क्या? परसेप्शन अकर्स इन द ब्रेन। फिर जो परसेप्शन था, आपको जो पता चला, वो ब्रेन में परसेप्शन हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परसेप्शन। ये जो भी बताया मैंने, ये पूरा प्रोसेस यहाँ बना हुआ है। अब इसमें किसी को डाउट है डायग्राम में? समझ में आ रहा है? ठीक है। ट्रांसडक्शन सेंसरी रिसेप्टर्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग कन्वर्ट द स्टिमुलस इनटू न्यूरल इंपल्स व्हिच आर सेंट टू द ब्रेन। अब क्या होता है, जब भी कोई सेंसरी रिसेप्टर आपके इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो आई हो, चाहे नोज हो, ईयर हो, टंग हो, कोई भी हो, इंफॉर्मेशन लिया तो उसने क्या किया? कन्वर्ट किया उसको द स्टिमुलस इनटू न्यूरल इंपल्स, ठीक है। उसने उसको न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने कुछ सुना तो उसकी क्या हुआ? सुनने से ब्रेन में थोड़ी पहुंच गया। ब्रेन कैसे पहुंचेगा? आपने सुना, वो न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट हुआ। जो नर्व है आपकी, उन्होंने सिग्नल ले लिया कि साउंड का सिग्नल आया है, या आपने देखा तो देखने का सिग्नल आया है, उसने कन्वर्ट कर लिया इंपल्स में। वो इंपल्स क्या की? विच आर सेंट टू द ब्रेन। वो इंपल्स ब्रेन तक गई, तो ब्रेन को पता चल गया कि आप जो देख रहे हो या सुन रहे हो, वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इंपल्स मैंने बताया था ना, इंपल्स जो है वो
ले जाने का काम करती है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? This sensory receptor convert the stimulus into neural impulses which are sent to the brain. ठीक है, अब आता परसेप्चुअल प्रोसेसेस। परसेप्चुअल प्रोसेस इंक्लूड सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन। सिलेक्शन क्या होता है? रिफर्स टू चूजिंग विच ऑफ मैनी स्टिमुलाई दैट विल बी प्रोसेस्ड। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे चीजें दिख रही हैं, उसमें से कोई एक चीज चूज करनी है, तो क्या होगा? सिलेक्शन। तो ये परसेप्शन में आपका ये पार्ट आएगा। सिलेक्शन आपको जो सिलेक्ट कर रहे हो, आप कहीं मान लो शॉपिंग करने गए हो, आप कपड़े खरीद रहे हो, तो बहुत सारे कपड़े हैं, कोई एक सिलेक्ट करोगे ना जो आपको पसंद आएगा। तो परसेप्शन ये हुआ कि आपको वो चीज़ पसंद आई, आपका ध्यान उस तक गया, तो आपके ब्रेन ने वो चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ ये, उसको एक्सप्लेन किया कि आपको वो चीज़ आपके नेचर के हिसाब से, आपके हैबिट के हिसाब से, जो भी आपको पसंद है, कलर है या उसकी डिज़ाइन है, जो भी है, तो उसके हिसाब से आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो वो हो गया सिलेक्शन। दूसरा क्या था? ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन इनटू सम पैटर्न। ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या होगा? इन्वॉल्व कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन इनटू सम पैटर्न। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे कुछ पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको आपने एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज कर लिया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो वो आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा क्या हो? इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। जो भी आपने सीखा उसके पैटर्न को आपने सीख लिया कि इस पैटर्न से ये चीज़ होती है, पैटर्न सीख गए आप आराम से आगे काम कर लोगे। ठीक है, तो ये सारा आपका परसेप्चुअल प्रोसेसेस में आएगा, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आता फैक्टर्स ऑफ परसेप्शन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं परसेप्शन के? पहला है ऑब्जेक्टिव फैक्टर, दूसरा है सब्जेक्टिव फैक्टर। ठीक है, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में क्या आएगा? देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलाई दैट इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शन। ठीक है, बहुत सारे इस तरह के स्टिमुलाई होते हैं जो हमारे परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, है ना। पहला क्या हुआ? इंटेंसिटी, दूसरा है साइज, तीसरा है डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग, चौथा है मूवमेंट, पांचवा है नोवेल्टी, ठीक है, छठा ड्यूरेशन है, सातवां रिपीटिशन, आठवां है अब्रप्ट चेंजेस। ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं, ठीक है, जो आपके इन्फ्लुएंस डालती हैं परसेप्शन पे। तब इसको आगे डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है? द लाउडर ए साउंड द मोर लाइकली पर्सन इज टू परसीव इट, द ब्राइटर ए लाइट द मोर लाइकली इट इज टू बी इन द फोकस ऑफ परसेप्शन। ठीक, कहीं पे साउंड अगर तेज बज रहा होगा, मान ली दो तरह के साउंड बजा, एक तेज बज रहा है, एक धीमा बज रहा है, तो आप क्या ध्यान दोगे? तेज वाले को सुनोगे ना, धीमा वाला आप ध्यान नहीं दे पाओगे। वही चीज़ है, लाइट मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो, कहीं रात में जा रहे हो, तो हेडलाइट अगर सामने तेज पड़ी वो दिखेगी आपको? कम वाली नहीं दिखेगी। या कमरे में कहीं तेज लाइट जल रही वो दिखेगी, हल्की लाइट कम दिखेगी ना, दोनों में कंपेयर करोगे तो। सो इंटेंसिटी जो होती है वो आपके इस पर इन्फ्लुएंस डालती है, आपके परसेप्शन पे। जो भी आप परसीव कर रहे हो, जो भी आप अपने अंदर उसको ले रहे हो, तो उस पर आपका इंटेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है। उसकी इंटेंसिटी कैसी है, कितनी हाई है। ठीक है, दूसरा साइज, ए फुल पेज एडवर्टीजमेंट इज मोर लाइकली टू बी नोटिस देन ए हाफ कॉलम। ठीक है, अब कोई एडवर्टीजमेंट आप कहीं देख रहे हो, तो फुल पेज पे कोई एडवर्टीजमेंट आया है, ठीक है, पेपर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, तो एक फुल पेज पे आया एडवर्टीजमेंट, एक कहीं कोने में लिखा हुआ है, तो बड़ा आप पे ज़्यादा ध्यान जाएगा ना, बड़ा जहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही बात कही कि उसका साइज जो है वो भी आपके उस पर प्रभाव डालता है, परसेप्शन पे। ठीक है, फिर आता है डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग। डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग थिंग्स आर परसीव्ड सूनर देन डल एंड अनक्लियर थिंग्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट और स्ट्राइकिंग थिंग क्या होती है? जो कि बहुत जल्दी आपके ऊपर स्ट्राइक करे। कोई चीज़ जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई जा रही है या आप कोई चीज़ देख रहे हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो देखते हो बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल लोगे देख के, पर कुछ चीज़ देख के एकदम से आप चौंकोगे, कोई नई चीज़ आपको बता दी जाए, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बता दी जाए, है ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग पे स्ट्राइक करेगी, तो वो चीज़ आप जल्दी परसीव करोगे कंपैरेटिवली कि कोई डल चीज़ है, कोई बोरिंग टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, कोई बेकार टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, या उसके कंपैरिजन में कोई अच्छा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो आपके इंटरेस्ट का है, तो आपके दिमाग पे ज़्यादा स्ट्राइक करेगा वो जो इंटरेस्टिंग है ना। तो वही बात यहाँ पे है, डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग। डिस्टिंक्ट एंड स्ट्राइकिंग थिंग्स आर परसीव्ड सूनर देन डल एंड अनक्लियर थिंग्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मूवमेंट। व्हेन थिंग्स मूव सडनली इन स्टिल एंड मोशनलेस एनवायरनमेंट इट इज क्विकली परसीव्ड। ठीक है, अगर कोई चीज़ है मूव सडनली इन स्टिल एंड मोशनलेस एनवायरनमेंट, कोई अगर चीज़ मान लीजिए स्टिल है, वो अचानक से मूव करने लगे, जहाँ पे कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, तो आपका ध्यान उस पर जाएगा ना। या सब लोग जैसे आप बैठ के अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो, अब कोई एक उठ के भी जाने लगेगा, सब लोग उसको देखने लगोगे,
नेचुरल ना ये चीज, आपने ध्यान जाएगा उसका। तो वही चीज यहाँ पे है, व्हेन थिंग्स आर मूव सडनली इन स्टिल एंड मोशनलेस environment it is quickly perceived. For example, birds sitting quietly on tree are not quietly perceived as compared to ones about to fly. चिड़िया अगर पेड़ बैठी है तो शायद आपका ध्यान ना जाए, लेकिन उड़ने लगेगा तुरंत देखोगे कहाँ से उड़ी। ठीक है, तो वही बात हुई, मूवमेंट अगर होता है तो उससे भी हमारा परसेप्शन जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नोवेल्टी। नोवेल्टी क्या होता है? न्यू एंड नोवेल थिंग्स इज परसीव्ड सूनर देन ओल्ड एंड यूज्ड थिंग। अब कोई आपको नई चीज, नोवेल थिंग दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, तो आप जल्दी उसको परसीव करोगे कंपैरेटिवली ओल्ड और यूज थिंग के। ठीक है, फिर आता है ड्यूरेशन। टेलीविजन एंड रेडियो एडवर्टीजमेंट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन आर अटेंडेड टू मोर देन दोज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। आपका जो टेलीविजन है और रेडियो है उसका एडवर्टीजमेंट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन का जो है वो अटेंडेड टू मोर देन दोज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो छोटा जो है उससे कंपैरेटिवली आप ज़्यादा जो लंबा ऐड होगा या जो भी चीज़ होगी उसको आप ज़्यादा अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो ड्यूरेशन जो है वो भी मायने रखती है आपके परसेप्शन पे। कोई चीज़ आपको सेकंड्स के लिए दिखा देगी तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, और वही अगर चीज़ आपको 1 मिनट या 5 मिनट तक चलेगी तो आप उसके बाद देखोगे कि क्या है। फिर आता है रिपीटिशन। रिपीटिशन कॉजेज अस टू अडाप्ट टू द रिपीटेड स्टिमुलस। रिपीटेशन क्या करता है? कॉजेज अस टू अडाप्ट द रिपीटेड स्टिमुलस। कोई भी चीज़ है अगर आपने एक बार पढ़ी या देखी या सुनी तो हो सकता है आप उस पर ध्यान ना दो, लेकिन वही चीज़ बार बार रिपीटेड होगी आपके ऊपर, बार बार आपको दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, तो आप उस पर कहीं ना कहीं एक बार ध्यान दोगे। तो वही मतलब हुआ रिपीटिशन का, कि रिपीटिशन कोई चीज़ की अगर हो रही है तो वो भी आपके परसेप्शन पे प्रभाव डालेगी, है ना। अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे, नहीं ध्यान दे रहे, बार बार वो चीज़ आपको समझाई जाए, पढ़ाई जाए तो आप समझने लगोगे। तो वही चीज़ होती है आपकी रिपीटिशन। फिर आता है एब्रप्ट चेंज। एनी चेंज इन स्टिमुलस कंडीशन सच एज इंक्रीज इन नॉइस ऑफन अट्रैक्ट्स अटेंशन। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसमें अचानक से चेंज कर दिया जाए। कोई आप साउंड सुन रहे हो, आपको नहीं मज़ा आ रहा, अचानक साउंड तेज कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो आपको उसका असर समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट आ रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ये हो गया था ना। Sometimes perception is determined not only by the physical characteristics of stimuli but by the characteristic of the perceiver. These are motives or needs, interests and values, past experiences, age, preparatory set, social and cultural factors, है ना। ये आपके आएंगे सब्जेक्टिव फैक्टर में। वो थे क्या आपके ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ठीक है, ये आपके सब्जेक्टिव फैक्टर। समझ में आ गया? ये दोनों में अंतर क्या है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है? समटाइम्स परसेप्शन इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलाई बट बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परसीवर। मतलब कि जरूरी नहीं, जो ऑब्जेक्टिव में क्या आ रहा था आपके, ये सारी इंटेंसिटी, साइज, सारी चीजें आप देख के इसको परसीव कर रहे थे। यहाँ पे क्या आ रहा है सब्जेक्टिव में? परसेप्शन डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से उसको आप डिटरमिन नहीं कर रहे हो, बट बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परसीवर, जो भी परसीव कर रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक है, तो उसमें क्या था? मोटिव्स और नीड। दूसरा आता है इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एज, प्रिपरेटरी सेट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ठीक है, तो मोटिव्स और नीड्स में क्या आएगा? व्हेन पीपल आर मोटिवेटेड दे टेंड टू सी एंड हियर व्हाट दे वांट टू हियर। अगर जो भी पीपल है वो मोटिवेटेड है तो क्या होगा? दे टेंड टू सी एंड हियर व्हाट दे वांट टू हियर, मतलब वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि जो भी वो सुनना चाह रहे हैं वो सुनेंगे। इन अदर वर्ड्स वी मे बी सेट टू परसीव द वर्ड्स इन वे दैट एग्री विद आवर मोटिव्स एंड मैच आवर गोल। ठीक है, सेकंड आता है इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। वी अटेंड टू दोज एस्पेक्ट ऑफ वर्ड दैट रिलेट टू आवर इंटरेस्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम अटेंड करेंगे उस तरह की चीज़ों को जो हमारे वर्ड जो रिलेट करेगा हमारे इंटरेस्ट से। ठीक है, तीसरा आता है पास्ट एक्सपीरियंस। मच ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज डिपेंडेंट अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। वी हैव लर्न टू रिएक्ट टू क्यूज एंड सिंबल्स। एग्जांपल ऑन सीइंग ए मूविंग लाइन ऑन द स्काई वी गेस इट टू बी एन एयरप्लेन। ठीक है, इसको बंद कर दो वीडियो को।